ठीक है, तो मैं पहले इनपुट वाला डाउट ले लेती हूँ। अम, क्या कोई पर्टिकुलर चीज है जो नहीं समझ आई थी, या बस ये चाहते हो कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं पूरा? दीदी बस इनपुट वाला दोबारा आप रिपीट कर दो। ठीक है, तो जैसे प्रिंट एफ लिख के हम लोग आउटपुट देते हैं ना, कुछ अगर हमको कंसोल पे प्रिंट कराना होता है तो प्रिंट एफ लिखते हैं। वैसे ही हम लिखते हैं स्कैन एफ, अगर हमको कोई चीज इनपुट में लेनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट एन, ठीक है। अब इनिशियलाइज नहीं किया है किसी वैल्यू से, लेकिन अब मैंने नीचे लिखा है स्कैन एफ। आगे सिंटैक्स देख लो तुम। ये जो दो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये एक है ये परसेंटेज डी, एक है यहाँ पे एम्परसैंड के साथ एन। तो बेसिकली ये तुम्हारा इनपुट है जो कोड ले रहा है, और एन वो वेरिएबल है जहाँ पे ये इनपुट स्टोर हो रहा है। परसेंटेज डी, अच्छा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए थे वो पता है, परसेंटेज डी पता है? हाँ दीदी पता है। हाँ कह रहे हो, ना कह रहे हो? हाँ हाँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोट्स के अंदर मैंने खाली जगह छोड़ दी है, परसेंटेज डी लिखा है, तो अब जो कंसोल में यूजर इनपुट डालेगा वो यहाँ आएगा परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज डी का मतलब है ये इंटीजर इनपुट लेगा, इंटीजर के अलावा कोई इनपुट लेगा नहीं। अब वो इंटीजर यहाँ आएगा, और फिर ये चीज आके इस वेरिएबल एन में स्टोर हो। अब ये एम्परसैंड का काम ये है कि जो तुम्हारा एन है ना, हम लोग इस एन को डायरेक्टली नाम से एक्सेस नहीं कर सकते, इसका हमको एड्रेस एक्सेस करना होता है। तो ये जो मैंने एंड लगाया है यहाँ पे, वो इस वेरिएबल के, एन वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करेगा और वहां पे इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। ठीक है। ठीक है, मतलब हम कोई भी वैल्यू डालेंगे परसेंटेज डी तो उसको वो एन में एन को एड्रेस करके उसमें स्टोर कर। हाँ जी, और परसेंटेज डी इंटीजर का स्पेसिफायर होता है, तो एन में इंटीजर ही जाएगा, इंटीजर के अलावा कुछ डालोगे तो एरर देगा। ओके ओके। ठीक है, अब आज के से शुरू करते हैं, इसका तो हो गया। इंस्ट्रक्शंस नहीं बताए थे ना मैंने, एक मिनट, ये तो बता दिया था हमने। हाँ, ऑपरेटर से शुरू करना है ना हमको। तो मैथ्स में ऑपरेटर ऑपरेंड तो पता होगा सबको। ऑपरेंड वो होता है जिसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन करते हो, और ऑपरेटर वो डिफाइन करता है कि आप क्या ऑपरेशन कर रहे हो। अब दो वेरिएबल में भी होते हैं ऑपरेशन, एक वेरिएबल में भी होते हैं ऑपरेशन। सिंगल वेरिएबल वाले जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल हम लोग सिंपल बाइनरी ऑपरेशंस की बात करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल चीजें कुछ। इसके बारे में बात करते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। हमेशा जब भी कोड में तुम लोग को कहीं कुछ असाइन करना है, ऑपरेटर यूज करना है, तो हमेशा लेफ्ट में जो है सिंगल वेरिएबल आता है। जिस जगह पे तुमको कोई वैल्यू असाइन करनी है वो लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में उसके साथ और कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे है, इन्होंने बी प्लस सी इज इक्वल टू ए किया हुआ है। अब मैं यही चीज अगर अपने वीएस कोड में तुम्हें लिख के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट ए कॉमा कॉमा सी, तीनों को इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर मैं बी प्लस सी इज इक्वल टू ए करूं, तो मेरे को यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में दो वैल्यू दे दी हैं। अब कोड को समझ नहीं आएगा कि अब मेरे को किस में क्या असाइन करना है। ये प्रॉपरली होता ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, हमेशा असाइनमेंट सबसे एंड में होता है। तो राइट टू लेफ्ट चलता है, ये सबसे पहले इधर की चीज जो भी है, जितना भी तुमने लिखा है यहाँ पे, वो चीज सबसे पहले प्रोसेस होगी, उसके बाद यहाँ पे असाइन होगी एंड में। अब सिंपल कुछ चीजें, जैसे मैथ्स में हम लोग लिखते हैं, अगर हमें कॉपी पे कभी लिखना होता है बी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो हम लोग बी सी लिख देते हैं। अब वो ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई के लिए स्टार होता है। और अगर हमको कभी जैसे गूगल में सर्च करना हो बी टू द पावर सी, तो ये लगा देते हैं, ये ऑपरेटर। ये कोड में पावर के लिए ये नहीं यूज करते हैं, दिस इज एक्चुअली अ बाइनरी ऑपरेटर। ये होती है वो बाइनरी नहीं, बिटवाइज ऑपरेटर होती है।
तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी। बट पावर के लिए ये नहीं यूज करते हैं, पावर के लिए ये फंक्शन होता है। ठीक है, मैं एक बार फंक्शन तुम लोग को इम्प्लीमेंट करके दिखा ही देती हूँ। अगर मुझे ए में सेव करना है 2 to the power 3, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती। ये बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर होता है, मैं आगे बताऊंगी क्या होता है। यहाँ पे आई वुड यूज पावर 2, 3, मतलब 2 की पावर 3। ठीक है, सिंपली है। वैसे ये थोड़ा सा साइड नोट वाली चीजें हैं, बट तुम लोग को पता होनी चाहिए, तो साथ साथ कवर कर ली जाए तो सही है। एक और इम्पॉर्टेंट होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। किसी को मॉड्यूलर, मॉड्यूलस, मॉड्यूलो तीनों बोलते हैं। इस ऑपरेटर क्या करता है ये पता है? रिमाइंडर देता है। हाँ, रिमाइंडर देता है। तो अच्छा, इसका सबसे एक ना बहुत कॉमन यूज है, जो प्रोबेबली अगर किसी ने 11th 12th में पाइथन वाइथन पढ़ी हो तो पता होगा। बहुत कॉमन यूज है, बहुत यूज किया जाता है। ये किसके लिए यूज होता है पता है? ऑड और इवन बताने के लिए। हाँ, ऑड इवन बताने के लिए। तो खैर इसमें मैं इम्प्लीमेंट करके क्या ही बताऊं तुम लोग को। जैसे मैंने लिखा 3% का साइन यूज होता है मॉड्यूलस यूज करने के लिए, ऑपरेटर यूज करने के लिए। तो अगर मैं लिख रही हूँ 3%2, तो 3 से 2 डिवाइड किया तो एक बारी तो जाएगा पूरा, उसके बाद 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 1 तुम्हें क्वोशिएंट नहीं दे रहा है, ये 1 तुम्हें रिमाइंडर दे रहा है। यहाँ अगर मैं 5%2 करती तो भी 1 नहीं आता, क्योंकि 2 तो क्वोशिएंट में चला गया, फिर बचा 1। अब मॉड्यूलर में तुम्हारा साइन भी साथ में जाता है। अगर मैं -3%2 करूँ तो -1 आएगा, मैं -5%2 करूँ तो -1 आएगा। इतने में किसी को कुछ डाउट नहीं है? आगे बढ़ू? हाँ। ठीक है, अब टाइप कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने दो ऑपरेंड होंगे, एक ऑपरेटर होगा। अगर मैंने दो इंटीजर्स पे ऑपरेट किया तो आंसर भी इंटीजर आएगा। अगर मैं एक इंटीजर प्लस दूसरा इंटीजर कर रही हूँ तो आंसर भी इंटीजर आएगा। मैंने 3 + 2 किया तो 5 आएगा। बट अगर मैं एक इंटीजर के साथ मान लो एक फ्लोट ऐड कर रही हूँ, एक डेसिमल ऐड कर रही हूँ, तो आंसर भी डेसिमल आएगा। लॉजिकल बात है। अगर मैं सोचो 1 + 1.2 कर रही हूँ तो 2.2 आएगा। अब 2.2 तो इंटीजर नहीं है, फ्लोट है। तो या फिर तुम इस हिसाब से भी सोच सकते हो कि 2 बाइट ले रहा है तुम्हारा इंटीजर, 4 बाइट ले रहा है तुम्हारा फ्लोट, तो आंसर जो तुम्हारा आएगा वो भी 4 बाइट में आएगा। अब 4 बाइट का कंटेनर इंटीजर तो नहीं होता है, फ्लोट होता है, तो आंसर भी फ्लोट में आएगा। बाकी इधर भी सेम ही है, फ्लोट में फ्लोट ऐड करोगे तो फ्लोट आएगा। सिंपल है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर तुम्हें जैसे ये लिखा हुआ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें कौन सा, जैसे बॉडमास का रूल होता है ना, जैसे मैथ्स में बॉडमास लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई के जो ऑपरेशन है, डिवाइड के जो ऑपरेशन है, वो सब पहले होंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट उसके बाद होगा, और असाइनमेंट सबसे एंड में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 9 × 10 90 हो जाएगा। फिर उसमें 4 ऐड होगा, 94 होगा। फिर वो एंड में असाइन होगा एक्स के अंदर। इधर यहाँ तो सेम ही है, सारे सेम प्रेसिडेंस के हैं। अगर कभी कोई सेम प्रेसिडेंस के सारे आ जाते हैं, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले 4 × 3 होगा 12, 12 ÷ 6 होगा 2, फिर 2 × 2 होगा 4, और सबसे एंड में जाके वो असाइन होगा एक्स। ठीक, ये आ गया वही सेम एसोसिएटिविटी फॉर सेम प्रेसिडेंस, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमेशा। यही सेम एग्जांपल मैंने अभी भी बताया था। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले ऑपरेटर खत्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं ये। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं तुम्हारे जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस है, ये सारे तुम्हारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जिनसे हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर ए इज ग्रेटर देन बी बोला मैंने, तो ग्रेटर देन जो तुम्हारा होता है दैट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू भी यूज करते हैं हम लोग, कि
या तो ए बी से बड़ा हो या फिर ए बी के बराबर हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी होता है, उसको हम चेक करते हैं स्ट्रिक्टली सिर्फ इक्वल चेक करने के लिए कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। सिमिलरली नॉट इक्वल टू भी होता है। इसका ना पूरा टेबल आता है, मैं वो टेबल तुम लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, मेरे को इनफैक्ट क्लास में पढ़ाने की जरूरत है भी नहीं, ये मैं नोट्स में शेयर कर दूंगी, वहीं से पढ़ लेना। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वैल्यू वेरिएबल में असाइन करने के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स वाले ऑपरेटर होते हैं, ये मैं थोड़ा आगे लूंगी, ये अभी प्रॉबेबली कवर करना नहीं चाहिए मुझे। ये है तुम्हारे रिलेशनल ऑपरेटर। इक्वल टू होता है चेक करने के लिए, अगर मैं ए इक्वल टू बी लिख रही हूँ तो चेक करेगा कि ए बी के इक्वल है या नहीं। ग्रेटर देन है चेक करने के लिए ए बी से ग्रेटर है या नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू में दो केस कवर होते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी या फिर ए इज इक्वल टू बी, वो दोनों केसेस में ट्रू देगा। ये लेस देन इक्वल टू, और ये जो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं ये नॉट इक्वल टू के लिए होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। किसी ने हैंड रेस किया है, कुछ सवाल है? हाँ, मैं पूछ रहा था कि जो ये इक्वल टू होता है, ये मेमोरी चेक करता है या वैल्यू? इक्वल टू वैल्यू चेक करता है। मेमोरी के लिए अच्छा। तुमको फिर वही एम्परसैंड यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने स्कैनफ में यूज किया था ना एंड, वैसे यूज करोगे तो फिर वो मेमोरी चेक करेगा। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी जब मैं उस पे आऊंगी ना फॉर लूप में, तब मैं इसको और डिटेल में लूंगी। बट अच्छा, एंड और नॉट का किसी को पता है? सिंपल है वैसे, ये पता होगा तुमको। हाँ, पता है। अगर कोई, मैंने जैसे दो कंडीशन ली कि, रुक जाओ मैं लिख के बताती हूँ, ए बी सी है। अच्छा ये तो पता होगा ना कि बाइनरी ऑपरेटर जैसे ये है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ये लोग बुलियन में तुम लोग को वैल्यू देते हैं कि या तो, जैसे अगर मैंने पूछा a इक्वल टू बी, अब इसके दो ही पॉसिबल आंसर हैं, या तो वो ट्रू होगा कि हाँ a इज इक्वल टू बी, या फिर वो फॉल्स होगा कि a इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो बुलियन होता है। ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल, वैसे तो ट्रूथ टेबल अभी कोई काम का नहीं है, रुक जाओ मैं इसको ना फॉर लूप के साथ ही लेती हूँ ऑपरेटर। ये टोटल में तुम्हारी ऑपरेटर ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, बाकी सारे लेके ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड और नॉट, वो सब मिला के दिस इज द एंटायर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी इंपॉर्टेंट है। ए इज इक्वल टू बी, ये तो सिंपल है, सबसे सिंपल यही है। अब अगर मैं लिख रही हूँ ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब अगर मैं लिखती हूँ ए प्लस इक्वल टू b, this is the same as saying, एक minute, this is the same as saying a is equal to a plus b। ठीक है। इस सिंटैक्स में किसी को ऐसा कुछ जो समझ ना आ रहा हो, ये एक तरीके से मतलब शॉर्ट हैंड है यूज करने को, क्योंकि ऐसी ये चीज हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, तो इसको लिखने का छोटा तरीका ये है। ऐसे ही बाकी सारे ऑपरेटर्स के लिए भी होता है, जैसे हमने प्लस इक्वल टू किया, वैसे ही हम माइनस इक्वल टू भी करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू भी करते हैं, डिवाइड इक्वल टू भी करते हैं, मॉड्यूलो इक्वल टू भी करते हैं। आई थिंक ऑपरेटर्स में तो इतना ही है, बस ये बचा है एंड और नॉट वाला। इसको भी चलो कवर कर ही लेते हैं। अगर, अच्छा किसी को बाइनरी का आइडिया है कि अगर जैसे मैंने 0 एंड 1 किया तो 1 आएगा। दो, बेसिकली बाइनरी में दो वैल्यू होती हैं तुम्हारे पास, 0 और 1, उसी में सारा हमारा काम होता है। 0 इज, तुम एक तरीके से लो मान लो, 1 एक तरीके से हाई मान लो। तो एंड में ऐसा होता है कि अगर दोनों वैल्यू 1 है तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। अगर एक भी तुम्हारा 0 है तो फाइनल आंसर तुम्हारा 0 आएगा। कंपेयर टू दैट, और क्या करता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू 1 है तो वो 1 देगा। जो मैं तुम लोग को दिखाई दूं, क्या ट्रूथ टेबल दिखाती
ये देखो, ये वाला देखो टेबल, एंड का है ट्रूथ टेबल। ए एंड बी अगर किया, 0 एंड 0 किया तो 0 आएगा। मैंने वही बोला था ना, अगर दो इनपुट तुम दे रहे हो, उनमें से एक भी 0 है तो फाइनल आउटपुट तुम्हारा 0 आएगा। सिर्फ एक ही केस है जिसमें 1 आएगा, जब तुम्हारे दोनों इनपुट 1 है। इसको हम लोग ये सेम चीज, अच्छा जैसे हम लोग 0 1 में कर रहे हैं ना, ये सेम चीज ट्रू और फॉल्स में भी होती है कि अगर इधर ट्रू है, इधर फॉल्स है, इधर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू में फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स आएगा। अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं सिर्फ तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। हम लोग जब इस चीज को हम लोग कोड में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम उसको ट्रू फॉल्स के सेंस में इंप्लीमेंट करते हैं। कंपेयर टू दैट यहाँ पे और देखो, अगर दोनों में से कोई एक भी, दो इनपुट में से कोई एक इनपुट भी ट्रू है तो तुम्हारा फाइनल आउटपुट जो है वो ट्रू आ रहा है। ठीक है। और नॉट इज अ यूनरी, अब मैं बता रही थी ना कि सिंगल इनपुट पे भी ऑपरेटर यूज होते हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। तो नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर। वो सिंपली क्या करता है, जो भी तुम्हारा इनपुट है उसका उल्टा तुमको आउटपुट में देता है। अगर मैंने फॉल्स बोला तो मेरे को आउटपुट में ट्रू मिलेगा, अगर मैंने ट्रू बोला तो इनपुट आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इसमें ऑपरेटर्स में इतना ही है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को नहीं है डाउट? समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को स्पीड ठीक लग रही है? अगर ये ज्यादा स्लो है, ज्यादा फास्ट है तो बता दो, क्योंकि मेरे को आज कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स मेरे को दोनों कवर करना है, तो मैं स्टार्टिंग का थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही थी। अगर किसी को ज्यादा फास्ट लग रहा है तो बता दो। ठीक स्पीड है, बस ये रिवर्बरेट कर रहा है तो समझ नहीं आ रहा थोड़ा। अच्छा, तुम लोग को पूरा टाइम रिवर्ब आ रहा है क्या? नहीं, सिर्फ जब मैं बोल रहा हूँ या और कोई बोल रहा है, आपकी आवाज तो ठीक आ रही है। अच्छा, एक बार तुम्हारे अलावा अगर कोई और अनम्यूट करके बोले तो। मेरे को पता नहीं है सबका प्रॉब्लम है या किसी एक से प्रॉब्लम आ रहा है। कोई और एक बारी कुछ बोलो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जिसके में रिवर्ब आ रहा था, तुम एक बात बताओ, तुमने दो उससे ज्वाइन किया हुआ है क्या? क्या कहते हैं, दो अलग अलग अकाउंट हाँ, से मैंने ज्वाइन? स्पीकर लगाया साइड में। तो फिर अगर तुम एक बारी एक जगह यूज कर रहे हो ना तो दूसरे वाले को म्यूट कर दो। जैसे मैंने भी दो जगह से ज्वाइन किया हुआ है, मेरा लैपटॉप अलग है, फोन अलग है। मैं बोल फोन में रही हूँ, स्क्रीन मैंने लैपटॉप का शेयर किया हुआ है, तो मैंने लैपटॉप को अपने उस पे 0 वॉल्यूम पे रखा हुआ है, नहीं तो रिवर्ब आता है फिर। ठीक है, आगे से अच्छा। डाउट डाउट और पूछना हो तो एक बारी एक जगह को म्यूट करके तब पूछना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ फिर। अच्छा, अब हम लोग कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। अब यहाँ से सब लोग ध्यान दे लेना थोड़ा, इससे पहले वाला बहुत बेसिक बेसिक था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब इन लोग को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या करती हैं, तुम्हारा जो कोड है, जैसे मैंने कुछ कोड लिखा है, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये एक के बाद एक के बाद एक नीचे 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 चलता जाता है। दिस इज अ लीनियर फ्लो। अब इस फ्लो को अगर मुझे कंट्रोल करना है, मैं चाहती हूँ कि मैंने एक कंडीशन बता दी तुमको कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुम इसके नीचे जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। दिस इज कॉल्ड फ्लो को कंट्रोल करना। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं। दो टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट है जो हमें कवर करनी है, इफ एल्स और स्विच। ठीक है, एक बारी ध्यान से इफ एल्स का सिंटैक्स देख लो, इसके बाद मैं तुम लोग को ये इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। इफ लिखेंगे, ब्रैकेट में आगे उसकी आएगी कंडीशन, की मेरे को क्या कंडीशन चेक करनी है, किस कंडीशन के बेसिस पे मुझे ये, या तो मैं ये ब्लॉक इंप्लीमेंट करूंगी या फिर एल्स वाला ब्लॉक इंप्लीमेंट करूंगी। इसको इंग्लिश से हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करके देखोगे तो मैं अपने आप ही समझ आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, नहीं तो ये काम करो। सिंपल है, इतने में तो आई डाउट किसी को, आई
डाउट ही किसी को प्रॉब्लम होगी। एक बारी लिख के देख लेते हैं इसको। अगर फॉर एग्जाम्पल क्या लिया जाए, बिल्कुल ही कुछ सिंपल लेते हैं। अगर मैंने लिखा, अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या a 2 है या नहीं है। तो मैं लिखूंगी इफ ब्रैकेट में a इक्वल टू 2, फिर मैंने लगाए करली ब्रेसेस। अब जहां पे मैंने करली ब्रेसेस लगाए हैं वहां पे तुम्हारा इफ वाले का ब्लॉक शुरू हो गया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है कि a इज 2, ठीक है। नहीं तो अगर a 2 नहीं है तो हम क्या करें, हम लोग फिर एल्स में वो लिख सकते हैं कि अगर a 2 नहीं है तो क्या करना है, प्रिंट एफ a इज नॉट, ठीक है। अगर ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर से नीचे चलता हुआ आया, a की इसको वैल्यू मिल गई 2, a एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 2। अब इफ में आया, इसने कंडीशन चेक करी कि क्या a 2 के बराबर है या नहीं है। अगर है तो वो इस यहाँ पे जाएगा, प्रिंट करेगा a इज 2। फिर अच्छा, अगर इफ एक बार ही इंप्लीमेंट हो गया तो फिर एल्स इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये इफ के बाद नीचे आ जाएगा रिटर्न 0 पे, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे a 2 ना होता, a होता 3, तो यहाँ पे आता, इफ पे आता a इज इक्वल टू 2 चेक करता। अब a तो 2 के बराबर नहीं है, मैंने चेंज कर दिया, 3 के बराबर है। तो ये जो पार्ट है, ये जो ब्लॉक है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये आता है एल्स पे। अब ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये इम्प्लीमेंट होगा, तो प्रिंट होगा a इज नॉट 2। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। पहले 2 के लिए रन करते हैं। यस, कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है ये, बट आउटपुट दे रहा है। मेरे क्लियर लिखने के बाद क्यों दे रहा है मुझे भी नहीं पता, बट दे रहा है। जब मैंने a की वैल्यू डाली है 2, तो तुम्हें आउटपुट मिल रहा है a इज 2, मतलब कि इफ वाला ब्लॉक इंप्लीमेंट हुआ है। इसके बाद a इज नॉट 2 नहीं आया, क्योंकि अगर इफ वाला ब्लॉक इंप्लीमेंट होता है तो एल्स वाला ब्लॉक इंप्लीमेंट नहीं होता है। यहीं पे अगर मैं a की वैल्यू चेंज करके 3 कर दूं और फिर मैं इसको दोबारा रन करूं, तो इस बार ये लिखा हुआ आ रहा है a इज नॉट 2, क्योंकि अब a की वैल्यू 2 नहीं है तो इसने यहाँ कंडीशन चेक करी, फिर इस ब्लॉक को स्किप करके, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स आ रही है, ये कंडीशन ट्रू नहीं आ रही है, तो वो एल्स पे जंप करके ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ इफ एल्स के साथ एक और कंडीशन आती है एल्स इफ। जैसे अब मेरे को एक चीज नहीं चेक करनी, मुझे दो चीज चेक करनी है। मान लो कि a मेरे पास कोई वेरिएबल है। अब या तो ये 2 हो सकता है, या तो ये 3 हो सकता है, या फिर ये कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, मेरे को 3 चीजें चेक करनी है, या तो ये 2 होगा, या फिर ये 3 होगा, या फिर ये कुछ और होगा। इन दैट केस मैं एल्स के पहले एक और डाल सकती हूँ, एक और ब्लॉक डाल सकती हूँ एल्स इफ करके। एल्स इफ अगर, मतलब या तो a इज इक्वल टू 2, अगर नहीं है तो फिर अगर a इज इक्वल टू 3, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, कहाँ गए, इज इक्वल टू 3, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 3। अगर ये भी नहीं है तो ये जाएगा एल्स में, ठीक है। अगर अच्छा, अभी हमारी a की वैल्यू 3 है। अच्छा, अगर मैंने a की वैल्यू 3 पास करी तो 3 प्रिंट हुआ है। कि सबसे पहले मैंने इफ चेक किया, a इज इक्वल टू 2 नहीं है,
तो उसने ये ब्लॉक स्किप कर दिया, एल्स इफ पे आ गया, a इज इक्वल टू 3 है, तो उसने ये ब्लॉक प्रिंट किया, ये ब्लॉक वो किया, एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद उसने नीचे जंप कर दिया। अगर इफ या फिर एल्स इफ में से कोई सा एक रन करता है तो फिर एल्स रन नहीं करेगा, अगर इन दोनों में से कोई सा भी रन नहीं करता है तो एल्स रन करेगा। और एल्स इफ का ऐसा नहीं है कि तुम एक बारी में एक ही एल्स इफ लगा सकते हो, तुम्हें जितने चाहे तुम एल्स इफ लगा सकते हो। मेरे को अगर ए 4 है या नहीं चेक करना था तो मैं इसके नीचे एक और एल्स इफ लगा सकती थी। अब वो एक के नीचे एक चेन चल सकती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? इसमें टॉप पे स्कैनफ का क्या यूज हो रहा है? टॉप में स्कैनफ का कुछ नहीं यूज हो रहा है, वो पहले किसी ने डाउट पूछा था तो वो समझाने के लिए मैंने वो लिखा था। अच्छा अच्छा। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो यहाँ से शिफ्ट है, इतना काम है उसका। ठीक है, वो मैंने नहीं, पहले पुराना लिखा था। ओके। अब इसी को, जो तुम्हारा सिंपल इफ कंडीशन वाला होता है, इतनी 1 2 3 4 5 6 लाइन का, अगर तुम्हारी ये कंडीशन और ये कंडीशन जो ब्लॉक है बहुत छोटे होते हैं तो उनको हम लोग सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। इसको मैं दिखा देती हूँ एक बारी। ये रहा, यहाँ देखो, ये ना मेरे अपने पिछले सेमेस्टर के नोट्स हैं, तो कहीं कहीं पे मैं अपना टाइपिंग बचाने के लिए मैं यहाँ से लिख ले रही हूँ। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया है मार्क्स करके, मार्क्स है 40। ये मान लो जैसे मैंने अपने मार्क्स स्टोर कर लिए, मेरे 40 नंबर आए हैं। अगर तो मार्क्स 33 से ज्यादा है तो फेल, 33 से कम है तो फेल है, 33 से ज्यादा है तो पास है। एक बारी सिंटैक्स बता दूं, देखो इस कंडीशन को सबसे पहले यहाँ, ये जो है ये पार्ट है, इतना पार्ट, ये तुम्हारी कंडीशन है। ये क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि इस कंडीशन को चेक करना है, अगर ये ट्रू है तो ये चीज नहीं, एक सेकेंड मैंने उल्टा लिखा हुआ है क्या? नहीं, नहीं, ठीक ही लिखा है। ठीक है। अगर ये चीज ट्रू है तो ये इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो तुम 6 लाइन में पूरा इफ एल्स लिखते, अगर बहुत ही सिंपल, जैसे यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ना हमारा, अगर ये बहुत सिंपल है, सिंगल लाइन है, वन स्टेटमेंट है, तो उसको हम लोग इस तरीके से छोटा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये टर्नरी ना बहुत कम काम आता है, बट पता होना चाहिए। ये ना, ये तुम्हारा उसमें भी आ सकता है, माइनर्स में भी आ सकता है, सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये सिलेबस में है तो। ठीक है, इतना इफ एल्स में इतना ही है, इसके बाद स्विच है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो वी विल मूव ऑन। नहीं है। अरे रुक जा भाई, मेरे को है। पूछो। इसमें ऊपर एल से लिखा था, वो क्या है? एल्सिफ, ये वाला पार्ट। हाँ, ये मतलब इफ नहीं होगा तो एल्सिफ में जाएगा। हाँ, अगर मेरे को एक बार मतलब एक के बाद एक मुझे एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है, जैसे मैंने ए की एक वैल्यू दिया है, अब मेरे को इसकी पर्टिकुलर दो वैल्यू से मतलब है कि अगर A2 है या फिर A3 है तो मेरे को कुछ तो काम है, नहीं तो मुझे नहीं है। तो मैं पहले चेक करूंगी कि क्या A2 है, अगर 2 नहीं है तो मुझे उसके बाद चेक करना है कि अच्छा 2 नहीं है तो 3 है क्या। तो मैं इफ के बाद एल्सिफ यूज करूंगी कि अगर 2 नहीं है तो फिर चेक करो कि 3 है, अगर 3 भी नहीं है तो फिर वो एल्स में जाएगा, नहीं तो ये वाला पार्ट इफ के बाद एल्स से पहले एक और कंडीशन अगर मुझे चेक करनी है तो मैं उसके लिए यूज करती अच्छा, ओके। हूँ। ठीक है, दीदी अगर कंडीशन हमारी ज्यादा है तब तो टर्नरी का कोई काम नहीं आएगा ना? नहीं, टर्नरी सिर्फ इफ एल्स के लिए यूज होता है, एल्सिफ के लिए टर्नरी में कुछ नहीं है। अगर तुम्हें एक ही कंडीशन चेक करनी है, सिर्फ सिंपल ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन है, तो टर्नरी यूज करते हैं। और कोई डाउट? नहीं है, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ फिर। जैसे मैंने एक तरीके से बोला कि हम लोग का फ्लो जो है उसको अगर हमें ऑल्टर करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स।
उसी तरीके से जैसे इफ एल्स एक तरीके से हम फ्लो को कंट्रोल कर रहे थे कि अगर इफ वाली कंडीशन सही है तो यहाँ जंप कर लो, नहीं है तो आगे जाके चेक करो, एल्स वाली ट्रू है तो यहाँ जंप कर लो। उसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कंडीशन होती है जिसको जैसे हम लोग मैचिंग करते हैं ना कि मैच द फॉलोइंग करा होगा सबने, तो अगर हमें सिंपल मैचिंग करनी होती है तो हम लोग स्विच यूज करते हैं। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है डेज ऑफ द वीक, मैंने लिखा हुआ होगा पक्का, हाँ ये रहा देखो, डेज ऑफ द वीक ही लिखा है मैंने भी। जैसे मैंने मान लो मेरे को ऐसा कुछ फंक्शन बनाना है, उनको कुछ काम बनाना है कि मैंने तुमसे डे का नंबर पूछा कि 1 से 7 में से कोई नंबर चूज करो और मेरा कोड तुम्हें बताएगा कि उस नंबर पे कौन सा दिन आता है। ठीक है, अब मैं इसके लिए अगर मैं इफ एल्स लिखना शुरू करूं तो बहुत लंबा नहीं बन जाएगा कि इफ डे इक्वल टू 1 प्रिंट एफ मंडे, डे इक्वल एल्स इफ डे इक्वल टू 2 प्रिंट एफ ट्यूजडे, बहुत लंबा हो जाएगा। कंपेयर टू दैट मेरे को सिर्फ यही तो करना है ना कि मेरे को एक डे का नंबर लेना है और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक नाम डाल देना है कि 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेंसडे। ऐसे केसेस के लिए हम लोग स्विच यूज करते हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लो एक बारी। ये मैंने एक वैल्यू ली डे की, इसके बाद स्विच लिखा, अंदर यहाँ पे तुम्हारी आ जाएगी एक तरीके से कंडीशन की जगह ये बोलो मैच करने के लिए जो तुम्हारा पैरामीटर है कि मुझे ये पैरामीटर मैच करना है। अब मैं अलग अलग केसेस बनाऊंगी उसके नीचे, केस 1, केस 2, केस 3। अब जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर ले रही हूँ इनपुट, तो ये जो डे है ये केस के हर वैल्यू के साथ कंपेयर होगा कि अगर तो 1 है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर डे की वैल्यू मैं 2 डालती तो ये पहले 1 चेक करता, 1 नहीं है नीचे जंप करता, 2 है, 2 मैंने अगर मान लो ऊपर 2 डाला होता तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता। और एंड में आता है एक डिफॉल्ट केस, इसमें कुछ नंबर का लिमिट नहीं है, तुम्हें जितने केसेस बनाने हैं तुम बना सकते हो। एंड में एक आता है डिफॉल्ट केस जो तुम्हारा एल्स की तरह है कि अगर मेरा इन सारे केसेस में से कुछ नहीं, कोई भी नहीं मैच किया तो फिर वो डिफॉल्ट केस रन होगा। ठीक है, इसको क्या किया जाए, एक बार चला के दिखा दूं तुम लोग को, चला के दिखा दूं। ठीक है, मैंने 3 डाला तो वेंसडे आया। अब ये किस हिसाब से चला हुआ है एक बार ये देखो। सबसे पहले मैंने डे डाला, ये वैल्यू जाके स्टोर हो गई। अब मैंने स्विच में पैरामीटर डाला है डे, तो स्विच के पास 3 वैल्यू है, मान लो 2 हाथ है, उसने एक हाथ में अपना 3 स्टोर किया हुआ है। अब वो दूसरे हाथ से एक एक करके ये सारे केसेस चेक करेगा। उसने सबसे पहले पहला केस उठा के देखा कि केस है 1। अब मेरे दूसरे हाथ में तो 3 है, अब वो 1 से मैच नहीं किया तो ये यहाँ अंदर नहीं जाएगा, ये अगले पे जंप कर जाएगा कि ये तो मेरे काम का नहीं है। अब वो 2 उठा के देखेगा, 2 भी उससे मैच नहीं कर रहा, 2 भी छोड़ देगा। अब वो 3 पे आएगा, 3 मैच कर रहा है, इधर भी मेरा 3 है, इधर भी मेरा 3 है, तो वो अंदर इस ब्लॉक में जाएगा और ये पार्ट रन करेगा। ठीक है, अभी ये जो ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं ये ब्रेक स्टेटमेंट मैं बताती हूँ क्यों है। इतने में किसी को कुछ डाउट, सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम या ऐसा कुछ? नहीं है, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है इसमें, ये ब्रेक क्यों लिखा है मैं इसके लिए तुम्हें बता दूं। हाँ, अच्छा इसमें नहीं है क्या? अब क्या होगा? हाँ, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, किसी भी लूप को हमें अगर एग्जिट करना होता है तो हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर मान लो मैंने पहला, चलो मैंने मान लो डे इज इक्वल टू 1 डाला, अब मेरा पहले ही केस मैच हो गया। मैंने इधर प्रिंट एफ मंडे तो कर दिया, बट इसके बाद मुझे अपने कोड को बताना पड़ेगा कि अगर ये केस एग्जीक्यूट हो गया तो मुझे आगे के केस चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही केस मैच होगा एक बारी में। अब मेरा ये वाला केस मैच हो गया तो अब मैं आगे का चेक करके क्या करूंगी, फालतू में ये एक एक करके सारी एग्जीक्यूट होंगी और फिर वो उसका पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। अगर मैं इधर ब्रेक नहीं लिखूंगी तो पहले मंडे तो प्रिंट होगा, उसके बाद फिर ट्यूसडे भी प्रिंट होगा, वेंसडे भी प्रिंट होगा, थर्सडे भी प्रिंट होगा, पूरा
संडे तक प्रिंट होगा, बस तुम्हारा फिर इनवैलिड भी हो ही जाएगा एक्चुअली। तो अगर मैं बेसिकली ये बताने के लिए कि अगर एक कोई सी कंडीशन मैच हो गई तो उसके आगे की कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो और उसके बाद ब्रेक के बाद क्या होगा वो सीधा यहाँ आएगा, कंट्रोल तुम्हारा पूरे उसके फॉर स्विच के बाहर ही चला जाएगा, वो सीधा फिर रिटर्न 0 पे ही आएगा। ठीक है, इधर ब्रेक का क्या काम है वो समझ आ गया। दीदी अगर कंडीशन मैच हो गई तो वो आगे मतलब जाएगा तो प्रिंट क्यों करेगा जब दूसरी कंडीशन मैच ही नहीं हो रही है? वो ना, गुड क्वेश्चन। आई एम प्रिटी श्योर होगा, तो एक मिनट मुझे भी देखने दो ये वाली चीज। होगा तो, क्योंकि ना मैंने ऐसे वाले सारे जो फालतू के ट्रायल एरर होते हैं ना, ये मैंने सारे करके देखे हुए हैं। अगर ब्रेक ना डालो तो सारी कंडीशन प्रिंट तो होती है। हाँ, वो ना, नीचे वाली भी प्रिंट हो जाती है, मैंने ट्राई किया हाँ, था। ये काम मैंने भी किए, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने भी किए थे। अगर बेसिकली क्या होता है, अगर तुम्हारी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो वो नीचे वाली कंडीशन फिर चेक नहीं करता है, वो इसको बाईपास कर देता है कि एक बार ही तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नीचे 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 चलता जाएगा, वो इन केसेस को चेक नहीं करेगा। बस वो इसके अंदर का लूप, इसके अंदर का लूप, इसके अंदर का लूप, वो एक एक करके चलाता जाएगा एंड तक। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं डालोगे, ब्रेक डाला है तो वो यहाँ के बाद सीधा यहाँ नीचे आएगा, नहीं तो वो इसको बिना चेक करे इसके अंदर जाएगा, ये प्रिंट करेगा, बिना चेक करे यहाँ जाएगा, ये प्रिंट करेगा, पूरा एंड तक चलता जाएगा। ठीक, वो कंडीशन एक बार अगर ट्रू हो गई तो फिर वो बाकी नीचे की चेक नहीं करता है, वो बस एग्जीक्यूट करते चला जाता है एंड तक। किसी और को कुछ डाउट? हाँ, मैं पूछ रहा था, जो अभी आपने बताया तो कंडीशनल थी, लूप स्टेटमेंट मतलब नहीं थी, तो ब्रेक के अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते थे वहां पे, मतलब ऐसा कुछ? कहाँ पे? यही जो यहाँ पे स्विच केस था आपका। हाँ, ये ब्रेक इस के कोड में। अलावा क्या यूज करोगे, मतलब कुछ नहीं तुम्हारे मतलब, दिमाग में? आप बोल रहे हैं कि लूप में यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, तो कंडीशनल में तो मैंने सी प्लस प्लस में ट्राई किया था, वैसे भी नहीं चलता, तो सी का मुझे पता नहीं कि ब्रेक चलता है कि नहीं, तो वही मैं पूछ रहा था। लूप अलग चीज है, लूप हमने अभी कवर नहीं किया है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैंने कहीं पे लूप बोला क्या गलती से? अगर मैंने बोला है देन दैट इज माय मिस्टेक। हाँ, आपने बोला था, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ब्रेक सिर्फ लूप में मतलब यूज करते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रेक हम सिर्फ लूप में करते हैं, लेकिन ये जो चीज है ये लूप नहीं है, ना ये लूप है ना इफ एल्स लूप है। अगर मैंने कहीं पे गलती से इफ एल्स को या स्विच को लूप बोल दिया हो देन दैट इज रॉन्ग, दैट इज माय मिस्टेक। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये लूप नहीं है। लूप होते हैं फॉर वाले, वाइल वाले, डू वाइल वाले, जो हम आगे कवर करेंगे। और ब्रेक का ऐसा नहीं है, ब्रेक का या कंटिन्यू का, कि वो हम सिर्फ लूप में यूज करते हैं, वो हम कंडीशनल में भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर, किसी और को कोई डाउट नहीं आया हो? ठीक है, अब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप क्या होता है, अगर मेरे को एक ही कोई चीज को बार 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 करना है, तो अगर मैं कहीं पे एक जगह पे गोल 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 घूम रही हूँ तो उसको लूप बोलते हैं, है ना। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं कि अगर हमको कहीं पे कोई एक कंडीशन को बार 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 इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके लिए हम एक लूप यूज करते हैं। अब लूप दो तरीके के होते हैं, ये हो सकता है तुम लोग को बताएं ना बताएं मेरे को आइडिया नहीं, बट दो तरीके के लूप होते हैं, एक होता है काउंटिंग लूप, एक होते हैं कंडीशनल लूप। काउंटिंग लूप वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए रन करते हैं। जैसे तुम्हारा फॉर लूप है, वो तुम उसको कुछ स्पेसिफिक नंबर दे दोगे कि इतनी बार ये चलना है, और वो उतनी बार ही चलेगा फिर बंद हो जाएगा। कंपेयर टू दैट तुम्हारा वाइल और डू वाइल क्या करते हैं, तुम उसको एक कंडीशन दोगे और तुम उसको बोलोगे कि अब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक रन करना है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी रन करना बंद कर देना। ठीक है, अगर किसी कंडीशन पे रन कर रहा है तो वो कंडीशनल लूप है,
अगर कितनी नंबर ऑफ बारी रन करना है वो बता दिया तो वो काउंटिंग लूप है। ठीक है, काउंटिंग लूप ऐसा, जो काम तुम काउंटिंग लूप से कर सकते हो सेम ही काम कंडीशनल से कर सकते हो, जो काम कंडीशनल से करना है सेम काम काउंटिंग से कर सकते हो। वो तुम पे डिपेंड करता है, जो इजी लगे वो यूज कर लो। मोस्टली पीपल प्रेफर काउंटिंग लूप कंपेयर टू कंडीशनल लूप, बट कहीं कहीं ऐसा होता है जो काउंटिंग लूप कंडीशनल लूप ज्यादा इजी होता है, तो वी यूज दैट। फॉर लूप का वैसे तो यहाँ पे सिंटैक्स एक बार ही देख लो, बट ये चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, ये मैं तुम्हें लिख के बताऊँ। फॉर अंदर तुम लोग, अच्छा इसमें ना 3 पैरामीटर्स आते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, एक होता है अपडेशन। अब इसके लिए यहाँ देखो, अब मुझे मान लो मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, पर मेरे को हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक बार ही प्रिंट कर दिया। अब मेरे को अगर 5 बार प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूँ, एक के नीचे एक 5 बार ही लिख दूं, रन करूंगी 5 बार ही प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मुझे सेम ही चीज 1000 बार ही करनी है तो मैं 1000 बार ही बार बार हेलो वर्ल्ड तो नहीं लिखूंगी ना। उसके लिए हम ये काम करते हैं कि एक लूप लगा देंगे, इस स्टेटमेंट पे एक लूप लगा देंगे। मैं लिखूंगी फॉर, अब अंदर मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आता है तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, फिर आएगी तुम्हारी कंडीशन, फिर आएगा तुम्हारा अपडेशन। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसको हम बोलते हैं, यूजुअली हम यूज करते हैं यहाँ पे आई। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इटरेटर। इटरेट करना क्या होता है, बार बार रन करते हैं ना, तो एक बार ही रन किया उसको बोलेंगे एक इटरेशन, 2 बार ही रन किया 2 इटरेशन। तो बारी, जैसे हम बारी बोल रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में वो इटरेशन होता है। और जो वेरिएबल ये काम कर रहा है उसको इटरेटर बोलेंगे, तो इटरेटर का हम शॉर्ट में यूज करते हैं आई। ठीक है, अब ये हो गया इनिशियलाइजेशन। हमने एक इंटीजर लिया, नाम है आई, शुरू कर रहे हैं हम लोग 0 से। अब जब तक वो लेस देन 5 है, लेस देन करते हैं, लेस देन 5 है, ये हो गई हमारी कंडीशन कि हर बारी वो अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा, फिर बाहर आके क्या चेक करेगा, जब तक आई की वैल्यू है वो 5 से कम है तब तक वो बार बार जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर बार बार चेक करना है तो इसका मतलब यही है ना कि कहीं हमें कुछ तो वैल्यू बढ़ानी भी पड़ेगी, तो वो वैल्यू बढ़ती है यहाँ पे। और ये जो हमारी प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट है उसको हमने डाल दिया ब्लॉक में। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, इन सबसे पहले फ्लो ऑफ कंट्रोल, यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हुआ, यहाँ आएगा फॉर के अंदर आएगा। सबसे पहले उसने ये देख लिया कि इंट आई इज इक्वल टू 0। अब ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे हम ऊपर लिखते थे, इंटीजर एक है, नाम है आई, वैल्यू है 0। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि किस कंडीशन पे मेरे को ये लूप बार बार रन करना है। जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है, अभी आई की वैल्यू 0 है, तो इज आई लेस देन 5, यस आई इज लेस देन 5, यहाँ पे आएगा ट्रू। और ट्रू है तो आई की वैल्यू एक बार ही बढ़ा लो, आई प्लस प्लस, मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। जैसे दिस इज इक्वल टू आई प्लस प्लस इज इक्वल टू आई प्लस 1। या तो मैं ये लिखूं, या फिर मैं लिखूं आई प्लस इक्वल टू 1, या फिर मैं लिखूं आई प्लस प्लस। ये तीनों चीजें एक बराबर है। ठीक है, तो आई की वैल्यू ये 1 से बढ़ाएगा और उसके बाद यहाँ इस लूप में आ जाएगा, इस मतलब इस ब्लॉक में आ जाएगा, प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। इसके बाद ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि ये ब्लॉक से बाहर आएगा और नीचे रिटर्न 0 पे चला जाएगा। बट लूप में ऐसा नहीं होता है, जब तक यहाँ ये फॉल्स नहीं हो जाता। तो ये इस लूप से बाहर आएगा और यहाँ से लाइन 7 से ये दोबारा लाइन 5 पे जाएगा। अब हमने आई एक बारी प्लस कर दिया था, तो यहाँ पे अगर 0 है तो वो अब 1 हो गया है। तो यहाँ पे आके वो दोबारा चेक करेगा कि क्या आई 5 से कम है। फिर वो बढ़ा देगा उसको, 2 से 3 हो जाएगा, दोबारा यहाँ पे आएगा, एक बार ही प्रिंट करेगा, फिर वो 7 से 5 पे जाएगा, 3 हो गया तो दोबारा चेक करेगा, अभी भी ट्रू है, रन करेगा, ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा, दोबारा है,
दोबारा 7 से 5 पे जाएगा। अब आई की वैल्यू हो गई 5। अब इस 5 लेस देन 5 यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो अब ना ये एग्जीक्यूट होगा ना ये एग्जीक्यूट होगा, ये अब लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा, लूप से बाहर आ गया, रिटर्न 0। अगला तुम्हारा रिटर्न 0 होगा, तुम्हारा काम खत्म है। ठीक है, फॉर फॉर लूप का वर्किंग समझ आ रही है? इसमें अगर आई प्लस प्लस, जैसे क्लास में कुछ हमें आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई करके बताया था, वो क्या होता है? हाँ, वो चीज मैं बताती हूँ। ये मैं आगे, मैं इसमें ना अलग से लिखा हुआ था मैंने, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये रहा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बताती हूँ। देखो, आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई में डिफरेंस। आई प्लस प्लस, अरे भाई क्या हुआ? आई प्लस प्लस क्या होता है कि पहले हम लोग यहाँ पे, हम लोग को जैसे आई की वैल्यू यूज करनी थी ना, तो पहले हम लोग ने आई की वैल्यू यूज कर ली, उसके बाद हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। कंपेयर टू दैट, प्लस प्लस आई क्या है कि पहले हम आई की वैल्यू बढ़ा दें, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने हाँ, तो आई प्लस प्लस इज पहले हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। एंड प्लस प्लस आई इज पहले हम उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, फिर हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे अगर मैं प्लस प्लस आई लिखती तो क्या होता है, एक बार देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे प्लस प्लस आई लिखा, तो सबसे पहले तो तुम्हारा क्या होता है? एक्चुअली गुड क्वेश्चन। दीदी सेम ही होगा, आप प्रिंट एफ में यूज करके दिखा दीजिए। उसमें अगर प्लस प्लस आई लिख रखा है तो इसका मतलब वो आई को इंक्रीज करेगा फिर रिटर्न करेगा, और अगर आई प्लस प्लस लिखा है इसका मतलब पहले आई की वैल्यू जो है पुरानी वाली इंक्रीमेंट से पहले वो रिटर्न करेगा, उसके बाद इंक्रीज करेगा। से अगर मैंने आई की वैल्यू डाली 0, अब अब यहाँ देखो, इंट की वैल्यू हमने सबसे पहले रखी 0। एक बारी हमने एक वेरिएबल बनाया है जे, जिसमें हमने आई प्लस प्लस सेव किया है। एक वैल्यू हमने बनाया है के, जिसमें हमने प्लस प्लस आई सेव किया है। अब मैंने जे को प्रिंट किया, के को प्रिंट किया। अब जे के केस में क्या हुआ होगा कि सबसे पहले आई की वैल्यू गई होगी 0, सेव हो गई होगी जे में। उसके बाद ये प्लस प्लस इंप्लीमेंट हुआ होगा और आई की वैल्यू हो गई होगी 1। तो जे में जाके क्या सेव हुआ, 0 सेव हुआ। तो जब मैंने जे को प्रिंट कराया है तो 0 आया है, यहाँ 0 आया है। अब जे में सेव होने के बाद आई की वैल्यू हो गई थी 1। अब उसके बाद जब ये के में जाएगा, तो अब यहाँ लिखा है मैंने प्लस प्लस आई। अब आई की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, अब मैंने उसमें पहले प्लस प्लस किया, तो 1 प्लस एक और बारी 1 हो गया तो 2 होगा, और उसके बाद वो चीज इसमें आके सेव होगी। ठीक है, यहाँ पे पहले सेव हुई है उसके बाद बढ़ी है वैल्यू, यहाँ पे पहले बढ़ी है उसके बाद सेव हुई है, तो यहाँ पे 1 नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस माइनस में भी होता है, जैसे सेम फंडा प्लस प्लस का है ना, वैसे माइनस माइनस भी होता है। आई माइनस माइनस अगर मैं करूंगी तो, अरे क्या कर दिया मैंने, आई माइनस माइनस में करूंगी तो पहले सेव होगी वैल्यू, उसके बाद माइनस होगी। अगर मैं माइनस माइनस आई करूंगी तो पहले माइनस होगी उसके बाद सेव। ठीक,
ये आई प्लस प्लस करते हैं दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस करते हैं वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अब इसमें पोस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर मैंने पहले सेव किया उसके बाद चेंज किया है तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर मैंने पहले सेव किया है उसके बाद नहीं, पहले चेंज किया है उसके बाद सेव किया है तो फिर ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल दो चीजें और हैं कि जो लूप का तुम्हारा काउंटर है वो तुम लोग किसी फ्लोट पे भी रन कर सकते हो, किसी कैरेक्टर पे भी रन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आई प्लस प्लस था हमारा, इसको हटा क्या दो। हाँ, यहाँ पे हम जो आई प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये एक बारी में क्या कर रहा है, एक इंटीजर से बढ़ रहा है ना। मैंने जीरो के बाद, इसने जीरो के बाद 0.1 नहीं लिया है, इसने जीरो के बाद 1 लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर यूज किया है। यहाँ पे अगर मैं फ्लोट आई इज इक्वल टू 0.0 करती, आई इज लेस देन 5.0 करती, तो ये जीरो के बाद 0.1 पे जाता, फिर 0.2 पे जाता, ऐसे करते करते 5.0 तक पूरा जाता। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने इंटीजर पे ये रन किया है वैसे ही ये फ्लोट पे भी रन हो सकता है। उसके अलावा हम लोग इसको कैरेक्टर पे भी रन कर सकते हैं, जो कि हो सकता है सोचने में थोड़ा वियर्ड लगे, बट इट इज पॉसिबल। अगर मैं मान लो A to Z रन करती हूँ इसको, आई इज लेस देन जेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ और print कराते हैं, चलो। अच्छा, जाओ, मेरी भी प्रॉब्लम है ये तो, चेक करके देखते हैं। कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ेगा? कैपिटल स्मॉल ऐसा से, क्या? अच्छा मैंने कोड गलत यूज किए हुए हैं, ठीक है, मेक सेंस। यहाँ पे सिंगल कोट आएगा, डबल कोट नहीं आएगा। हाँ, अब इधर देखो, मैंने लूप रन किया है, मैंने लूप में कोई नंबर नहीं डाले, मैंने लूप में कैरेक्टर डाल दिया कि ए से लेके जेड तक कैरेक्टर रन करो, मतलब लूप रन करो। तो लॉजिकली अगर मैं तुम्हें बोलूँ ए से जेड तक लूप रन करो तो क्या करोगे, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। अब वही किया है मैंने कि ए से शुरू करो, जेड तक लूप रन करो, और क्या करो, मेरा जो भी कैरेक्टर तुम्हारे पास आ रहा है इटरेटर में जो कैरेक्टर है उसी को प्रिंट कर दो। तो ये रन किस बेसिस पे करता है, ये तुम लोग को आस्की कोड पता है, ASCII, हाँ पता। आस्की कोड या स्काई कोड बोलते हैं। तो उस पे रन करता है कि ए के बाद ये, अगर जैसे आई प्लस प्लस है तो कैरेक्टर में प्लस प्लस क्या करोगे तुम, कैरेक्टर में तो कुछ प्लस नहीं कर सकते ना, ए के बाद बी आता है ये बात कोड को नहीं पता है। बट ए का एक अस्काई कैरेक्टर है, अस्काई कोड है। उसके बाद मैंने ए प्लस प्लस किया तो ए के बाद अगला नंबर जो आएगा वो बी का अस्काई कोड है, तो वो प्रिंट होगा। फिर अगली बार जो अगला नंबर प्रिंट होगा वो सी का अस्काई कोड है। ऐसे करते करते ये अस्काई कोड कंपेयर करता है, इधर ही सीधा कैरेक्टर कंपेयर नहीं करता है। ठीक है, इसी तरीके से फ्लोट पे भी रन होता है, फ्लोट मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? ठीक है, नहीं है डाउट आई गेस। अब ये
ये प्रिंट में परसेंटेज साइन के साथ सी क्यों है? मतलब बस सी नहीं हो सकता कैरेक्टर का? नहीं, प्लस सिर्फ सी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो परसेंटेज के साथ हम लिखते हैं ना, इसको हम एस्केप नहीं, एस्केप सीक्वेंस नहीं, आई एम सॉरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। तो अगर मैं खाली सी लिखूंगी ना, तो वो सी प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसके आगे परसेंटेज लगाऊंगी, अच्छा तुम देखो कलर चेंज हो रहा है, अगर मैं सिर्फ सी लिखूं तो जिस कलर में तुम्हारे कोट आ रहे हैं उसी कलर में तुम्हारा सी आ रहा है, मतलब ये सी इसके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं है, मैंने कोड के अंदर जो लिखा वो प्रिंट कर देगा। पर यहाँ पे जैसे ही मैं परसेंटेज लगाती हूँ, उसका कलर चेंज हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोड को परसेंटेज सी देख के समझ आ रहा है कि मुझे सीधा सीधा प्रिंट नहीं करना है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मतलब ये एक प्लेस होल्डर है इस कोड्स के अंदर, जहां पे इस आई की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तुमने फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी?